गुड मॉर्निंग साथियों। मैं लेकर के आया हूं बिहार एसएससी का सेट 4। आपके लिए पूरी प्रयास किया जा रहा है कि आप एग्ज़ाम में जाएं और साइंस का क्वेश्चन में तहलका मचा करके आएँ। जिस तरह से दरोगा के एग्ज़ाम में लोग तहलका मचा करके आए, हम ठीक उसी तरह से आपको सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं। सेट आज जो है आपके पास सेट 4 है बिहार एसएससी का। लगातार सेट जा रहा है, ज्ञान घर से बने रहिए। 11:30 में एवरीडे मॉर्निंग में आपके पास वीडियो चला जाता है सेट के रूप में। लगातार सेट आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए, ज्ञान घर आपके बेहतर कल के लिए मंगलमय, यानी शुभारंभ भगवान से प्रार्थना करता है कि आपका बेहतर हो, एग्ज़ाम में कामयाब हो, आपका रिजल्ट आए, ठीक है। तो हम लोग सेट पे आते हैं बगैर टाइम को कोठी किए हुए। आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है और हमें इसका ख्याल रखना दायित्व बनता है, फर्ज है कि हम आपके समय को कील ना करें। आइए प्रश्न पे चलिए। स्क्रीन पे पहला प्रश्न है और प्रश्न को देखते ही साइंस का प्रश्न जो होगा, हमने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि सबसे पहले बनाने का प्रयास करिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है? बेरी बेरी की कमी के कारण होती है। बताइए, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होती है? बेरी बेरी किसके कमी के कारण होती है? तो बेरी बेरी विटामिन डिफिशियंसी के कारण होती है। कौन से विटामिन? तो विटामिन B1 की कमी से होती है। किसके कारण? याद रखिएगा, विटामिन B1 का अनदर नेम है थायमीन नाम है। क्या नाम है? थायमीन नाम है। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी के लिए अगर किसी शरीर में इसकी कमी अगर हो जाए तो इसके लिए टीका नहीं दिया जाता है, ये मेडिसिन से ही काम चल जाता है। ये याद रखिएगा, यानी बेरी बेरी के लिए कोई टीका नहीं है, इसके लिए मेडिसिन है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग विटामिन B12। इसका भी दूसरा नाम याद रख लिए, इसका नाम है कोबालामीन। क्या नाम है? कोबालामीन नाम है। कोबालामीन, कोबालामीन नाम है विटामिन B12 का, कोबालामीन, ठीक है। चलिए, विटामिन B6 और B3 का, विटामिन जो B3 का नाम है, विटामिन B3 का जो है नाम नियामिन। विटामिन B3 का क्या नाम है? विटामिन B3 का जो दूसरा नाम है नियामिन नाम है, ठीक है। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन नाम है, पायरोडॉक्सिन। ये याद रखिएगा, विटामिन B6 का अन्य नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B3 का नाम नियामिन, विटामिन B12 का नाम कोबालामीन। और ये जो है होम्योग्लोबिन के लिए कारगर है। होम्योग्लोबिन, इसकी कमी से होम्योग्लोबिन पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो प्रश्न था बेरी बेरी, और बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 का अनदर नेम क्या है? विटामिन B1 का अनदर नेम, दूसरा नेम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो सबसे पहले जानिए कि ये हेपेटाइटिस बीमारी ये जो है ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लीवर से। किससे रिलेटेड है? लीवर से, यकृत से, ठीक है। यकृत से लीवर है। इसमें जो होता है, यानी हेपेटाइटिस जो होता है ये सिम्टम है वायरस का। किसका है? यानी वायरस। हेपेटाइटिस होने वाला किससे है? वायरस से होने वाला। तो इसका मुख्य आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा वायरस। किस वायरस? यानी हेपेटाइटिस जो है दो क्लास में डाला गया, एक हेपेटाइटिस B होता है और एक हेपेटाइटिस A होता है। हेपेटाइटिस B जो होता है डेंजरियस होता है विथ रिस्पेक्ट टू A, याद रखिएगा। और जब किसी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो वो लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर को प्रभावित करता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि हेपेटाइटिस में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो हेपेटाइटिस में मानव शरीर का जो है यकृत, लीवर जो है वो प्रभावित होगा, ठीक है। चलिए, लीवर में यानी यकृत में जो है जो कोशिकाएं पाई जाती है उस कोशिका नाम क्या है? उस कोशिका का नाम है हेपेटाइटिस। क्या नाम है? हेपेटाइटिस नाम है, ये याद रखिएगा। और ये होता कैसे है? तो ये इसका उत्पन्न होता है जॉन्डिस से। किससे होता है? जॉन्डिस से। अगर जॉन्डिस लंबी समय तक रह जाएगा और ये आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हेपेटाइटिस B में। किसमें? हेपेटाइटिस B में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लीवर को क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है। और जिनको जॉन्डिस हो करके रहता है तो उनका स्किन जो है येलो कलर का दिखता है, येलो कलर का। इसका यह मतलब हुआ कि ये बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। किसकी लेवल बढ़ जाता है? यानी हेपेटाइटिस में प्रश्न ये भी आ सकता है कि हेपेटाइटिस में जो लीवर अफेक्टेड होता है उसमें किसका लेवल बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, AGPT का भी लेवल बढ़ जाता है। इतना में नहीं पूछेगा आपसे, ये सब सिम्टम्स है। क्या है? सिम्टम्स है। बस इतना से आपका काम चल जाएगा कि हेपेटाइटिस जो है ये लीवर से संबंधित है। लीवर में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसी को हम लोग हेपेटो कहते हैं, और ये होता है वायरस से। किससे होता है? वायरस से होता है। चलिए, आइए बात समझ में, ठीक। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो सबसे पहले जानिए संक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग किसी के द्वारा फैलने वाला,
किसी के द्वारा फैलने वाला, तो यानी ये किसी के द्वारा अफेक्टेड हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। पैथोजन समझते हैं किसको कहते हैं? पैथोजन उसको कहते हैं बीमारी उत्पन्न करने वाला कारण, बीमारी उत्पन्न करने वाला कारक, यानी जिसके कारण बीमारी हुआ है उसी को हम लोग पैथोजन कहते हैं, करने वाला कारक। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, कारक। अब यहां कह रहा है संक्रामक। संक्रामक क्या हो गया? यानी किसी के द्वारा स्प्रेड होगा, फैलेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहां पे देखिए, जान लीजिए ये जो है खसरा, खसरा को इंग्लिश में बोलते हैं मेसल्स, ये होता है वायरल डिजीज। क्या होता है? यानी वायरस के कारण ये बीमारी होगी, वायरस अगर नहीं होता तो खसरा नहीं होता। चलिए ठीक है, देख लीजिए। अब यहां पे देख लीजिए अल्जाइमर, ये भी जान लीजिए, ये अल्जाइमर जो है ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। इसमें मेमोरी लॉस होता है। क्या होता है? मेमोरी लॉस का होना और अत्यधिक कंफ्यूजन का आना, दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर का ये सिम्टम्स है। ठीक है, यानी ये मस्तिष्क से संबंधित है, ये डिफिशियंसी की वजह से होती है, किसी के वजह से, कारक से नहीं होती है। डायबिटीज की बात कर ले, मधुमेह, तो मधुमेह भी हमारा डिफिशियंसी की वजह से होती है, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगी की वजह से नहीं होता। अस्थमा, ये अस्थमा भी खुद डिफिशियंसी की वजह से होती है, किसी के कारण नहीं होता है। इसलिए जो किसी और के वजह से होगा उसी को हम लोग कहते हैं संक्रामक डिजीज। जो किसी और की वजह से नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज, मतलब खुद ऑटोमेटिक होना, अपने आप होना। तो इसका जो शुद्ध और शुद्ध सही रूप से जो आंसर है इसका खसरा है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? तो ये देखिए, ये है पिता। पिता में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई। माता में जो है, माता में जो गुणसूत्र पाया जाता है एक्स एक्स। जब फ्यूज करेगा तो पॉसिबिलिटी है ये एक्स और वाई अलग होगा, यहां से एक्स और एक्स अलग होगा। ठीक है, जब भी पुत्र अगर होता है, पुत्र अगर होगा तो उसमें पिता की तरफ से वाई जाएगा और माता की तरफ से एक्स होगा, तो ये पुत्र कहलाएगा। पुत्री अगर होगा तो पिता की तरफ से एक्स और माता की तरफ से तो ऑलवेज क्या है? एक्स ही है। मतलब पुत्र हो या पुत्री, ये सब के लिए जिम्मेदार पुरुष ही है, महिलाएं नहीं है। लेकिन प्रताड़नाएं महिलाओं को मिलती है। अब ये अजब विडंबना है, ये चीज मैं नहीं समझ पाया और अभी तक समाज भी इस चीज को नहीं समझ पा रही है कि पुत्र हो या पुत्री, इसके लिए जिम्मेदार पुरुष है, न कि महिलाएं। लेकिन सजा किनको मिलती है, प्रताड़ना किनको मिलती है? महिलाओं को सहना पड़ता है। हम इस चीज से क्या कहते हैं, इस चीज को मतलब बहुत, मैं इसको हेड ऑन कर, यानी हेड डाउन नीचे करके रखता हूं। मतलब अब इस तरह की विडंबना को कैसे क्या किया जाए, इसको अगर हम लोग शिक्षित व्यक्ति अगर इसको नहीं खत्म करेंगे तो फिर ये समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पन्न बनते चला जाएगा। इसलिए मेल हो या फीमेल, मतलब पुत्री हो या पुत्र, इसके लिए जिम्मेदार पुरुष ही है, पुरुष ही है। क्योंकि यही हमारा यानी एक्स अगर दे दिया तो हमारा गर्ल्स हो जाएगा, अगर वाई दे दिया तो क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी पिता की तरफ से वाई मिला और माता की तरफ से ऑलवेज एक्स आएगा, ये याद रखिएगा। अगर पिता की तरफ से एक्स आया, माता की तरफ से एक्स है ही, तो ये हमारा पुत्री का है। तो इससे हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्स और एक्स, यानी माता ऑलवेज एक्स डोनेट करेगी, पिता में संभावना है 50% एक्स का और 50% वाई का। पुत्री हुआ तो यानी पिता भी एक्स ही दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से समझने वाली समस्या एक यह याद रखिएगा कि एक होता ऑटोजोम। क्या होता? ऑटोजोम और +6 क्रोमोजोम। तो ऑटोजोम जो होता है 22 पेयर होता है, 22 जोड़ी, और +6 क्रोमोजोम 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर। ये याद रखिएगा। कुल मिलाकर के 46 क्रोमोजोम होता है। 46 क्रोमोजोम पेयर में बात करेंगे तो 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो बताइए वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के कारण ये मिसल्स, खसरा होती है वायरस के कारण। ये दाद, हैजा, ये जो है ये बैक्टीरिया, हैजा जो है बैक्टीरिया, दाद जो है फंगी के कारण, और टाइफाइड भी बैक्टीरिया के कारण होती है। तो आपसे पूछा है क्या कि वायरस से होने वाला बीमारी कौन है? खसरा है, मेसल्स है। ठीक है, मेसल्स जो है ये आपका खसरा वायरस से होने वाली बीमारी है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा है? देखिए ब्रायोफाइटा पौधा का मतलब न ही इसमें जड़ होगा न ही तना होगा। फूल पत्ती की तो बातें हम अलग नहीं करेंगे, क्योंकि न जड़ है न तना है तो फूल पत्ती तो होगा नहीं। और इस तरह के जो हम लोग के पास आता है, इस पौधा को हम लोग कहते हैं, जैसे आप देखे होंगे बरसात के समय में काई का लगना, मॉस यानी काई जो है, मॉस को ही हम लोग काई कहते हैं। और काई जो है ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। काई किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें न ही रूट होता है और न ही सूट होता है। एक बात और याद रखिएगा, इसमें वैस्कुलर सिस्टम जो होता है, वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। वैस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब इसमें न ही जाइलम होता है, न ही जाइलम और न ही जाइलम और न ही क्या होता है, और न ही फ्लोएम होता है, और न ही फ्लोएम होता है। राइट, चलिए, न ही जाइलम और न ही फ्लोएम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम। मतलब जिसमें वैस्कुलर सिस्टम होगा मतलब जाइलम और फ्लोएम होगा, जिसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं होगा मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगता है? तो याद रखिएगा, अगर पीएच मान जो है 5.5 से कम होने लगे, 5 से कम होने लगे मतलब एसिडिक की तरफ होने लगे, तो दांत सड़ने लगता है। तो इसका मतलब जो है ना 5.5 से नीचे कम कोई नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5.5 इज द करेक्ट आंसर, यानी 7 का ए नंबर आंसर। ठीक है, चलिए इसमें पीएच में से पी का जो हमारा है, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता पोटेंज। क्या होता? पी का मतलब होता, यानी पी एक्सप्रेस फॉर पोटेंज। पोटेंस का मतलब होता पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता? पावर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पौधों के मिट्टी द्वारा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होता है? देखिए हम सूक्ष्म होता मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सूक्ष्म पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और एक होता मैक्रो, एक होता मैक्रो, एक होता माइक्रो, और एक होता मीजो मतलब माध्यमिक। मध्य में चाहिए हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, सूक्ष्म में चाहिए हमको, माइक्रो में चाहिए, माइक्रो में क्या चाहिए? जिंक चाहिए, बोरॉन चाहिए, क्लोरीन चाहिए। ठीक है, क्लोरीन चाहिए, और क्या चाहिए आपका? हाँ, और क्या चाहिए? जिंक चाहिए, बोरोन चाहिए, हाँ मोलिब्डेनम चाहिए, कॉपर चाहिए। ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब सूक्ष्म पोषक है। माइक्रो में अगर बात कर ले तो माइक्रो में बात कर ले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता माइक्रो पूछा मतलब सूक्ष्म, माइक्रो पूछा मतलब ज़्यादा मात्रा में, तो ज़्यादा मात्रा में आपको कौन चाहिए? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और मध्यम में हमारा चाहिए, अगर मध्यम में पूछता तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। यानी इससे संभावित जो प्रश्न पूछने बन सकती थी मैं बता दिया, लेकिन ऑप्शन में आप देखिए सूक्ष्म पोषक कौन कौन हो जाएगा हमारा? तो हमारा जिंक हो जाएगा। जिंक क्या हो जाएगा? जिंक इज द आंसर, करेक्ट आंसर। कैल्शियम हमने सबका लिख दिया है यहाँ पे, कैल्शियम किसमें? मेजो में जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया पौधों के मिट्टी द्वारा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो सूक्ष्म तत्व जो प्राप्त होता है वो जिंक होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं हम लोग। जिंक क्यों? जिंक का काम होता है, जिंक जब लेते हैं तो ये क्लोरोफिल का फॉर्म करता है। क्या करता है? क्लोरोफिल का फॉर्म करता है, यानी क्लोरोफिल का फॉर्मेशन में योगदान है किसका? जिंक का। आई बात समझ में? और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कौन सा तत्व है जो पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है, तो जिंक ही है जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? सहायक है। पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? ये सहायक है। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? ये सहायक है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। शेर की पूंछ जैसे लायन टेल्ड मैकाक को भी कहा जाता है, मैकाक को भी कहा जाता है, ग्रे भंगूर कहा जाता है, सॉरी ग्रे लंगूर कहा जाता है, भंगूर नहीं, ग्रे लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रे लंगूर को ही हम लोग अगर नहीं होगा तो इसको हम लोग सिल्वर लंगूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर लंगूर। सिल्वर लंगूर द करेक्ट आंसर है। क्या आंसर? हाँ ये है, या इसी को अनदर नेम ग्रे लंगूर कह ही लीजिए, ग्रे लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न पे आता हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नहीं होगा, वैज्ञानिक नाम कोबालामीन है। तो वैज्ञानिक नाम कोबालामीन विटामिन B12 का है। विटामिन B12 का क्या नाम है? कोबालामीन B12 का नाम है। हमने बताया हेमोग्लोबिन में इसका रोल है। चलिए विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरोल।
याद रख लीजिएगा टोकोफेरॉल। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन। और विटामिन C का नाम क्या है? एस्कर्बिक साइट्रिक एसिड शायद विटामिन C का अनदर नेम बताइए। साइट्रिक एसिड होता, साइट्रिक, ठीक है। चलिए विटामिन C का अनदर नेम, ये एंटीबायोटिक के नाम से भी बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में। तो अब अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम अनदर नेम कोबालामीन। विटामिन E का नाम टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। या विटामिन B1 का नाम थायमीन, विटामिन C का नाम साइट्रिक। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है? किस अम्ल और यानी किसी अम्ल और किसी क्षारक को, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया कहलाती है? तो देखिए अम्ल का कोई एग्जांपल ले लीजिए HCl, क्षार का कोई एग्जांपल ले लीजिए NaOH, ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जिस रिएक्शन से सॉल्ट का निर्माण होगा उसे हम लोग कहते हैं उदासीकरण। उदासीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उदासीनीकरण या उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस यानी एसिड और सॉल्ट मतलब एसिड और क्षार मतलब अम्ल और बेस जब मिलता है तो सॉल्ट बनाता है, अम्ल और क्षार मिलकर के सॉल्ट बनाता है, नमक बनाता है। और इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु विभिन्न रूपों में पाई जाती है? एक अधातु विभिन्न रूपों में पाई जाती है। तो देखिए हमारा इकलौता आंसर है कार्बन। कार्बन विभिन्न रूपों में पाई जाती है। कौन कौन रूप है कार्बन? सबसे पहले कार्बन के बारे में जानिए। कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु है। कार्बन का 3 अपरूप है। कितने अपरूप? 3 अपरूप है। कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलेरेंस, फुल एरेन कह लीजिए, एरेन, ठीक है। चलिए कार्बन अधातु, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है। परमाणु भार की बात करें तो 12 होता है, ठीक है। चलिए कार्बन 3 इस फॉर्म में पाए जाने के कारण ये कहा जा रहा है एक अधातु विभिन्न रूपों में पाई जा रही है। कार्बनी है, कहीं चमक ज्यादा है, कहीं विद्युत का सुचालक है और कहीं फुटबॉल जैसा संरचना बना रही है। इसी को बोला जा रहा है क्या बोला जाता है? कई रूप बोला जाता है एमॉर्फस के नाम में। तो इसका मतलब आंसर 12 का आंसर जो हो जाएगा कार्बन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है और ये एक अधातु है। कार्बन के 3 अपरूप मतलब 3 बेटा, कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरेंस, ठीक है। ग्रेफाइट की हम विशेषता की बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियर मोटेटर के रूप में काम किया जाता है रिएक्शन को थोड़ा कम करने के लिए। दूसरा इसका जो प्रयोग किया जाता है कंडक्टर मतलब विद्युत का, यानी ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ड्राई आइस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का उदाहरण? H किसका है? ये हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन आंसर में क्या हो जाएगा? चलिए यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा? D। यानी H जो है सिंबल रिप्रेजेंट किसका है? हाइड्रोजन का है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। इसका दूसरा नाम होता है कॉस्टिक सोडा। क्या नाम होता है? कॉस्टिक सोडा। इसी को हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में इसको बोला जाता है दाहक सोडा। क्या बोला जाता? दाहक सोडा। बहुत जटिल नाम है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे दोस्त कि कुछ कुछ नाम जो है इंग्लिश में ही रख लीजिए, हिंदी में बहुत जटिल नाम है और शायद माइंड में एग्जाम के समय में हो भी ना, इसलिए इंग्लिश रहेगा तो पकड़ा जाएगा, हिंदी में रहेगा तो थोड़ा कन्फ्यूज कर जाइएगा। अब दाहक, दोहक सोडा
ये बहुत जटिल नाम है, थोड़ा थोड़ा मुझे अटपटा सा लग रहा है, लेकिन हाँ जानना पढ़ना तो है। सब चीज़ सही है, हिंदी भी सही, इंग्लिश भी सही, जो आपको सुटेबल लगे उसको रख लीजिए, नो डाउट। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NOH। ये क्या है, ये एक क्षार है। क्या है ये, एक क्षार है, स्ट्रॉन्ग क्षार है, मजबूत क्षार है। ये कैसा क्षार है, ये मजबूत क्षार है, मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मजबूत क्षार है, राइट। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक ही परमाणु से बने ऋणायन नेगेटिव आयंस के तत्व का नाम होगा। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है, और यहीं पे लग गया -I। देखिए एक ही तत्व है, यहाँ क्लोरीन कहला रहा है और यहाँ क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दिस इज द नेम ऑफ क्लोरीन। क्या नाम है इसका, क्लोरीन नाम है, और इसका नाम है क्लोराइड। अब बताओ मुझे, आप ही बताओ, लास्ट में क्या लगा, लास्ट में लगा IDE। जब सामान्य तत्व का नाम आयनिक में हो जाए, नेगेटिव में हो जाए, तो उसको हम लगा देते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं, मतलब सफिक्स जो लगेगा हमारा आइड से कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आइड हो जाएगा। अब बात आती है कि इक कब लगेगा, तो जब एक ही सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज में हो जाए। जैसे आयरन की हमने बात करें, ये हमारा हो गया Fe+3, आयरन ये फेरस है, यहां से बन गया फेरिक। क्या बना, ये फेरिक बना। तो यानी जब पॉजिटिव चार्ज, एक ही सब्सटेंस का जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसमें के लास्ट में इक लगेगा। जब एक ही सब्सटेंस का जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके लास्ट में आइड लगेगा, ये याद रखिएगा। और जब भी कोई एसिडिक कंपाउंड होगा हमारा, तो उसके नाम में हमारा क्या लगता है, सल्फ्यूरिक IC लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी एसिड है उसके लास्ट में एंडिंग जो हो रहा है इक से हो रहा है। किससे हो रहा है, इक से हो रहा है। अगर आपसे बात किया जाए इक और अस में मोर एसिडिक कौन है, तो मोर एसिडिक आपका इक है। अस और इक में, क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा होता है और इसमें चार्ज कम होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इक और अस में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो इक वाला है, अस वाला उसके रेस्पेक्ट में कम है। ओनियम ये जो है लगता है ये 100 पार वाला जो भी एलिमेंट्स है सबका नाम में ये सब देखने को मिलेगा। 100 के पार वाला में ये किसी का सूचक नहीं है कि ये लग जाएगा तो क्षार होगा, ये लग जाएगा तो एसिड होगा। और याद रखिएगा ना, बाय नेम ही पकड़ने का तरीका रखिएगा। अगर लास्ट में AT लगा हुआ है तो वो क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। अगर लास्ट के नेम में आइड लगा हुआ है तो भी क्षार होगा। अगर हमारा नाम में इक लगा हुआ है या अस लगा हुआ है तो ये हमारा एसिड होगा। क्या होगा, एसिड होगा। आपको अगर नहीं पता होगा कि कौन एसिड है कौन क्षार है, तो बाय नेम भी पकड़ सकते हैं। एट हो जाए और आइड हो जाए, ये हमारा बेस होगा। इक हो जाए, अस हो जाए, ये हमारा एसिडिक का बात करता है। क्या करता है, एसिडिक का बात करता है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट नोबल रासायनिक तत्व है। उत्कृष्ट नोबल रासायनिक तत्व कौन है आपका, हीलियम इज द इनॉट गैस। ये आपका 17 का C नंबर इज द करेक्ट आंसर। हीलियम इज द करेक्ट आंसर। इनॉट गैस कौन कौन है आपके पास, जो किसी से रिएक्ट ना करे, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडोन है, ये याद रखिएगा। यानी इसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। और ये किसी से क्या होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये याद रखिएगा। अभी तक जो कंपाउंड पाया गया है, जिनोन का कंपाउंड पाया गया है, जिनोन का कंपाउंड पाया गया है, इसका कंपाउंड पाया गया, बाकी अभी किसी का कंपाउंड नहीं पाया गया है। जिनोन का कंपाउंड पाया। अगर पूछा जाए आपसे, एक प्रश्न बन सकता है कि इनर्ट गैस में किस एलिमेंट का कंपाउंड एटमॉस्फेयर यानी किस लैब में पाया गया, यानी किस एलिमेंट यानी इनर्ट गैस में किस एलिमेंट का कंपाउंड पाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जेनॉन है जिसका कंपाउंड पाया जा रहा है, राइट। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन अगर पूछने को पूछा जाए तो। बट ये डेप बहुत ही, ये समझिए कि ये एडवांस जेईई मेंस, एडवांस IIT के लेवल का है, ये आप लोगों से पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ, याद रखिएगा माइंड में। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक्टिनाइड श्रेणी धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। तो देखिए एक्टिनाइड जो होता है, लेंथेनाइड, ये याद रखिएगा, लेंथेनाइड ये सब है F ब्लॉक सीरीज का। लेंथेनाइड ये सब क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट। ये लेंथेनाइड जो होता है, लेंथेनाइड स्टार्ट होता है 58 से लेकर के 71 तक। और एक्टिनोइड जो है, एक्टिनोइड ये स्टार्ट होता है आपका 89 से लेकर के 103 तक। इसमें तत्व होगा आपके पास कितने, 15, और इसमें तत्व होगा आपके 14। जनरली अब जो है मॉडर्न के हिसाब से अब हो जा रहा है ये 90 से शुरू होकर के 103 हो रहा है।
90 से शुरू होकर कितना 103, इसमें हो जाता 14, इसमें भी 14। अब इसके बाद हमने बता दे, अब ये हमारा 14 तो है नहीं, इसमें 14 है नहीं, इसका मतलब ये पुरानी धरला वाला क्वेश्चन है, और पुरानी धरला वाला क्वेश्चन तो कितने तत्व है इसमें, आपका 15 तत्व है। कितने तत्व है, 15 तत्व है, तो आपका 15 एलिमेंट इसमें आंसर हो जाएगा एक्टिनोइड में। ये ऑर्डर याद रखिएगा, लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड कहाँ से कितना शुरू होता है, कितना एलिमेंट्स आता है, राइट। चलिए, मैं रटने को आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा, आप सिर्फ सीरियस होकर के सुन लीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन किसी का भी सेट उठाइए, किसी भी एग्जाम का सेट उठाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। अगर इस बिहार एसएससी में अगर 25 क्वेश्चन पूछ रही है, 20 क्वेश्चन तो आप आंख देखें यानी ऐसे थोरली मार दोगे, 5 क्वेश्चन पे माइंड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए आंसर पे हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका, आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक का योगफल होता है यदि आंशिक दाबों का नियम है। ये नियम किसका है, तो देखिए ये जो नियम है मतलब ये टोटल दाब है, टोटल प्रेशर है, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस आंशिक दाब, इसी को बोला था पार्शियल को, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये जो दिया था, ये लॉ जो गिवन है, ये लॉ नियम, ये नियम जो है, नियम दिया था डाल्टन ने। कौन दिया था, डाल्टन ने दिया था। मतलब पार्शियल प्रेशर दाब से संबंधित बातें किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डाल्टन हो जाएगा। अब यहां पे बात आई बॉयल्स, यहां पे बस सिर्फ एक बात याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ ने दिया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में संबंध, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में संबंध मतलब दाब और आयतन के बीच में संबंध। कैसा संबंध बताया था, बोला था कि प्रेशर जो है व्युत्क्रमानुपाती आयतन का, जब प्रेशर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। और आप साधारण से देख लीजिएगा, एक बड़ा कंटेनर में आप फोर्स लगाइएगा, प्रेशर लगाइएगा तो कम फील होता है, लेकिन जब कंटेनर को छोटा कर दीजिए और उस पर प्रेशर देखिए एग्जर्ट कीजिए तो ज़्यादा नजर आता है। तो एक व्यवहारिक रूप में भी आप समझ सकते हैं, एक व्यवहारिक रूप में भी समझ सकते हैं। ये बात बताया था, किसने बताया था, बॉयल्स लॉ। यानी बॉयल्स लॉ ने कहा कि दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आयतन के। जब दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। यही संबंध हमारा। तो ये क्या इसका रिलेशन आ जाएगा आपका इसका जो संबंध आएगा, कैसा संबंध आएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये आपका कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट यानी आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। यहां से हमारा जो है ये दोनों कांस्टेंट ही है। टाइम हमको, अगर टाइम को भी हम कांस्टेंट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहीं पे रोक लीजिएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v, यानी P प्रोपोर्शनलिटी ऑफ क्या 1/v। यही बॉयल्स लॉ कहता है। क्या कहता है, तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जब बॉयल्स लॉ प्रूफ हुआ तो किसको कांस्टेंट रखा गया, किसको स्थिर रखा गया, तो ताप को स्थिर रखा गया था। किसको रखा गया था, ताप को स्थिर रखा गया था। ये याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए वहीं पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं किसका। अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ है, तो चार्ल्स लॉ ने भी दिया था, क्या दिया था, चार्ल्स लॉ कहा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर और आयतन के बीच में कैसा संबंध, समानुपाती का। कैसा संबंध, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ये बात किसने कहा था, ये बात चार्ल्स लॉ ने कहा था। यानी चार्ल्स लॉ का संबंध है टेम्परेचर और आयतन से, बॉयल्स लॉ का टेम्परेचर है प्रेशर और वॉल्यूम से। बॉयल्स लॉ कहा कि प्रेशर बढ़ाइएगा आयतन घटेगा, आयतन बढ़ाइएगा प्रेशर घटेगा। चार्ल्स लॉ ने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा आयतन बढ़ेगा। ये याद रखिएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए एवोगाड्रोस लॉ क्या, ये एवोगाड्रोस लॉ बोला कि कोई भी मोलिकुल्स अगर इक्वल मोलिकुल्स लेते हैं तो उसका मोल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एवोगाड्रोस का संबंध मोल से है, किससे है, मोल से है। ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीसरे कक्ष या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसके लिए किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने का फॉर्मूला होता है 2n²। ये याद रखिएगा। किस कोष में, अगर तीसरा कोष कह रहा तो ये हमारा n जो है, ये जो है n नंबर ऑफ कोष है। क्या है, नंबर ऑफ कोष, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। जब कह दिया तीसरे कोष में, इसका रख दिए 2, n का वैल्यू कितना रखिएगा 3 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 2 × 9, ये हो जाएगा 18। यानी तीसरे कोष में अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया चौथे में कितना रहेंगे, तो चौथा में कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 2 मल्टीप्लाई। ये याद रखिएगा। यानी ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला है 2n²। क्या है फॉर्मूला 2n², जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ कोष, n क्या है नंबर ऑफ कोष। यानी जितना तीसरा कह रहा है तो n का जगह पे
3 रख दीजिए। दूसरा कह रहा था तो दूसरा यानी एन की जगह कितना पुट कर देते, 2 कर देते। अगर पांचवा क्वेश्चन कहता तो एन की जगह आप 5 रख देते। फॉर्मूला आपके सामने आ गया, गेट द फॉर्मूला, ये सॉरी पुट द फॉर्मूला और गेट द आंसर। फॉर्मूला रखिए, आंसर को पाइए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोडक्ट। यानी लाउडनेस जो होता है, वो किसके जो है समानुपाती होता है। तो लाउडनेस, किसी का भी लाउडनेस हो जाए, ये हमारा समानुपाती होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड आयाम का। ये याद रखिएगा, आयाम का क्या होता है, स्क्वायर समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर, यानी लाउडनेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे क्या कह रहा, देखिए यदि वस्तु की दूरी u है, मतलब मान लीजिए प्रतिबिंब हमारा ये मिरर दर्पण है, वस्तु की दूरी मिरर के सामने रखा हुआ उसको हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं u से। मिरर के पीछे बना हुआ हमारा जो इमेज बना, ये इमेज मिरर से जो इमेज बना इसकी दूरी को हम लोग v कहते हैं, इमेज दूरी को हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु दूरी को u से। वही कह रहा है यदि u वस्तु दूरी है और v प्रतिबिंब दूरी है और f गोलीय दर्पण की फोकल दूरी है। गोलीय दर्पण कह दिया तो गोलीय दर्पण हमारा अवतल या फोकल कुछ भी होगा, यही होगा हमारा, ये हमारा फोकल है लेंथ है, ये हमारा f दे दिया, पोल से लेकर के f फोकस है, इसके बीच की दूरी दे रखा आपका फोकल। ठीक है, फोकल लेंथ f है। तो दर्पण सूत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला, दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता फॉर्मूला दर्पण सूत्र का। यहीं पे अगर आपसे पूछ जाता लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला कुछ नहीं, सेम यही चीज होगा, बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपका मिरर दर्पण पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इज द करेक्ट आंसर। 22 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए क्या है अगला प्रश्न, 23 नंबर के, अगर 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत धारा को दर्शाती है। देखिए प्रति कूलम अब याद रखे फॉर्मूला, Q बराबर होता IT, प्रति कूलम का है मतलब Q बाई क्या हो जाएगा, T इक्वल टू I। अब बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज बटे टाइम, कूलम प्रति सेकंड क्या देगा, इसको कहते हैं धारा, करंट है, करंट को हिंदी में कहते हैं धारा। मतलब कूलम चार्ज का ऐसा मतलब क्या होता, कूलम, और टाइम का ऐसा मतलब क्या होता, समय, सेकेंड। तो ये क्या दे दिया, धारा दे दिया। तो क्या देगा बताइए आपको। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमाया है, क्वेश्चन आपको हर तरह से करने आना चाहिए, घबराना, रटिएगा फंसिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, रटना कुछ भी नहीं है, समझने पे विश्वास रखिए, मैं समझाने के लिए हूं। आप जितना बार पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताने को तैयार हूं। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों का लाइव लेने वाला हूं क्लास, बहुत जल्द ही, बस शीघ्र ही, क्योंकि उससे इंटैक्ट होना जरूरी है। जो भी आपका कंफ्यूजन होगा आप डायरेक्ट हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों से यानी इंटैक्ट लाइव होने वाला हूं, बस बहुत जल्द, बहुत शीघ्र ही इंतजार की घड़ी खत्म होगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए अब यहां भी धारा नहीं लिख करके दे दिया है, एसआई यूनिट में दे दिया, क्या दिया है, एसआई यूनिट में। और धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, धारा का ऐसा मात्रा होता है एम्पियर, धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 23 का क्या हो जाएगा आंसर, 23 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन कैसे घुमाया देख ही सकते हैं आप, जिस तरह से भी क्वेश्चन घुमा दे हमको घबराना नहीं है, हम तो एलिजिबल है बताने के लिए, और आप कितने हमको साथ दे रहे हैं, आप कितने समर्थ है समझने के लिए, ये तो आप पे निर्भर कर रहा है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रखते हैं, यह कहलाता है वान एलन। यानी वैन एलन ने इस चीज को डिस्क्राइब किया था और वो अपने नाम पे ही अपना क्रेडिट ले लिया, ये याद रखिएगा। विकिरण बेल्ट का संबंध है वैन एलन से, किससे, वैन एलन से। चलिए आइए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है, देखिए त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है। तो सबसे पहले त्वरण का एसआई मात्रक जानिए। त्वरण को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सलेशन ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिखिएगा तो कैसे लिखिए, मीटर प्रति सेकेंड -2। अब बताइए मुझे सेकेंड का कितना घातांक है, -2 है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया आपको, क्वेश्चन कैसे घुमाया, सेकेंड पर कितना पावर है, -2, तो इधर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -2, 25 का सी। बहुत बच्चे को हवा ही नहीं लग पाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछे, बहुत लेवल वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CSS मतलब जो बिहार SSC का जो एग्जाम होने वाली है उसमें डायरेक्ट ये प्रश्न देखने को मिलेगा, डायरेक्ट प्रश्न को देखने को मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, बनाइए आराम से। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपैगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल, यानी प्रोडक्शन, साउंड के प्रोडक्शन और प्रोपैगेशन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एकॉस्टिक्स। क्या कहलाता है, एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब एकॉस होता है। क्या होता है, एकॉस। एकॉस का मतलब होता है हियर, सुनना। अब वो जियोलाइट हो यानी जियो साउंड्स हो, अर्थ का साउंड्स हो या एटमॉस्फेयर का साउंड हो, इसी को कहा जाता है एकॉस्टिक्स। एकॉस हमारा लिया गया है, एकॉस का मतलब होता है हियर। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है। तो याद रखिए, देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये आपका मान लीजिए डिग्री सेल्सियस है, शुरू होता है 0 डिग्री से और जाता है मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये डिग्री है मान लीजिए फ़ारेनहाइट, कभी भूलिएगा नहीं। ये स्टार्ट होता है 32 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 पर ये कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, और 100 पे कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये याद रखिएगा। तो यानी 100 डिग्री पे भाप यानी वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो वहां पे कितना है, ये 212 डिग्री। कितना है, 212 डिग्री। यहीं से आप रिलेशन निकाल सकते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये स्टार्ट कितना से हो रहा है, डिग्री सेल्सियस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जा कहाँ रहा है, ये मैक्सिमम जा रहा है 100 डिग्री, मिनिमम कितना 0 डिग्री, और ये कितना है, ये स्टार्ट हो रहा है 32 डिग्री से, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना 32 डिग्री, मैक्सिमम कितना है 212, स्टार्ट कितना से हुआ 32 से, ये लिखिएगा तो कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा 100, और ये कितना होगा F -32, और ये कितना हो जाएगा 180। ये कटेगा, ये कटेगा, कितना हो जाएगा बताइए, 2 से काटिएगा ये 9 हो जाएगा, 2 से काटिए 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C/5 = F -32 बाई कितना 9। अब जो भी आपसे पूछेगा रोक लीजिएगा, अगर डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 5 × F -32 अब बटे कितना 9। जो पूछेगा आप निकाल दीजिएगा, ये एक रिलेशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी बहुत बच्चे रटने में लग जाते हैं, तो रटना कुछ नहीं है। जब आप ज्ञानघर का वीडियो देख रहे हैं, ज्ञानघर से जुड़े हुए हैं, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल आपके पास है, तो चिंता नहीं करिए, आपका हर एक पॉइंट यानी जहां पे हमको लगेगा आप फंस सकते हैं, मैं उस चीज को हिंट करते चला जाऊंगा और बताते हुए चलूंगा। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो बिजली के बल्बों में जो प्रयोग किया जाता है, देखिए इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस में आर्गन। अगर इनर्ट गैस नहीं है तो उसके जगह इनर्ट गैस के अलावा नाइट्रोजन को भी फिल किया जाता है। किसको, नाइट्रोजन को भी फिल किया जाता है। अगर इनर्ट गैस है तो आंसर होगा, और नहीं है तो हमारा ये नाइट्रोजन हो जाएगा। और नाइट्रोजन के बारे में याद रखिए, इसको जो है ट्यूब वगैरह में भी, बाइक के ट्यूब में भी फिल किया जाता है। ठीक है, बाइक के ट्यूब में कौन सी गैस फिल किया जाता है, तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन। अगर इनर्ट गैस नहीं है, इनर्ट गैस ना होने के कारण उसमें हमारा जो है बल्बों में नाइट्रोजन फिल किया जाता है। और आलू का चिप्स वगैरह जो होता है, आलू के चिप्स में भी नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एक स्वादहीन और गंधहीन मतलब ऑर्डरलेस भी है और स्मेललेस भी है। ठीक है, इसमें ना स्मेल होता है ना ही टेस्ट होता है, जिसके कारण इसको हम लोग आलू चिप्स में डालते हैं। और आलू चिप्स में डालने की वजह उसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को आने नहीं देता, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता। और ये याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कभी रिएक्ट नहीं करता है, कभी अभिक्रिया नहीं करता है। अगर अभिक्रिया करने लग जाए तो फिर हम लोग का जीना दुश्वार हो जाएगा, हम लोग रह ही नहीं पाएंगे धरती पे। ठीक है, ये याद रखिए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अभिक्रिया कर सकती है, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। अगर ऐसा होने लगेगा तो कोई भी जीवी यानी प्राणी जीवित नहीं रह सकता जिसको ऑक्सीजन की दरकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है,
अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो सबसे पहले याद रखिए अपकेंद्री, देखिए एक सर्किल है, ये सेंटर की तरफ जाएगा, ये हमारा फोर्स मान लो सेंटीपिटल फोर्स, त्वरण कह रहा था सेंटीपिटल एक्सलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, ठीक है। और ये हमारा टेंजेंट कहलाएगा, ये है हमारा टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट एक्सलेशन यानी टीए है, और ये हमारा सेंटीपिटल एक्सलेशन है, ठीक। चलिए दोनों के बीच बताइए कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 90 डिग्री। मतलब कहीं भी पूछे टेंजेंट, यहां से भी आए तो यहाँ हमारा टेंजेंट जाएगा, दोनों के बीच कितना, यहां से भी बात करेंगे, अगर ये सेंटीपिटल यहाँ भी सेंटर, यानी जहां से भी सेंटीपिटल की बात करेगा तो सेंटर की तरफ जाएगा, और यहाँ एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ की भी बात करिएगा तो टेंजेंट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आए बस समझ में? चलिए अब यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो होता है V²/R होता है, V²/R होता है। अगर सर्कुलर एरिया पे, सर्कुलर फेस पे अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस 2πr ही होता है। क्या होता है? 2πr। अगर वेलोसिटी पूछे तो याद रखिएगा सर्कुलर केस में जो यानी 2πr जो होता है फॉर्मूला वो सरकमफ्रेंस का होता है, जो डिस्टेंस सरकमफ्रेंस का होगा वही डिस्टेंस होगा। और आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की जगह कितना पुट करिएगा? 2πr बाई कितना टाइम TA रहेगा, ये याद रखिएगा। बहुत बच्चे अगर सर्कुलर फेस दे दिया जाता है, डिस्टेंस दे देता है, अगर स्पीड पूछ देता है तो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। याद रखिए जो सरकमफ्रेंस होगा यानी जो परिधि होगा वही डिस्टेंस होगा, और वही डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे समय से तो हमारा क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। चलिए ठीक है आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ये कंसेप्ट आप माइंड में रखिएगा, ये कंसेप्ट माइंड में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है आपका, एक गेंद में 300 इकाई का संवेग है, मतलब संवेग बराबर, याद रखिए फॉर्मूला, संवेग बराबर क्या होता है? मास गुने वेग। अब मास किसी का चेंज होता है क्या? नहीं, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, ये स्थिर है। इसका मतलब क्या हो गया? स्थिर गुने वेग, स्थिर गुने वेग है, स्थिर गुने वेग, ये हमारा संवेग है। स्थिर गुने वेग बराबर संवेग, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब क्या कह रहा है कि वेग को बढ़ा दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, मतलब मास में किसी तरह के परिवर्तन नहीं होगा, एक बढ़िए जहां भी चला जाए मास वही रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है स्थिर, कांस्टेंट है, ठीक। अब आगे कह रहा क्या? तो इसको मान लीजिए संवेग 1, संवेग 2 क्या हो जाएगा? देख लीजिए, संवेग 2 स्थिर गुने वेग कितना हो जा रहा है? 2, डबल ना हो जा रहा है, 2 वेग हो जा रहा है, डबल वेग हो जा रहा है। अब 2 को क्या कर दे? बाहर कर दीजिए, 2 बराबर जो हो जाए 2 कॉमन हो जाए, स्थिर गुने वेग। अब स्थिर गुने वेग यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है संवेग? 3000, तो यहाँ पुट कर दीजिए, यानी संवेग 2 जो निकला हमारा, संवेग 2 कितना निकला? 2 इंटू स्थिर गुने वेग की जगह कितना पुट कर दीजिएगा? 3000, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 6000। यानी नया जो संवेग, अगर हम वेलोसिटी का डबल कर देंगे तो संवेग भी डबल हो जाएगा, और ये चीज आपको देखने को मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6000 इज द करेक्ट आंसर। संवेग के बारे में याद रखिए कि न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग आया है। दूसरी बात याद रखिएगा कि संवेग जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है, संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक, देखिए मैं मात्रक पे बार बार आपको जोर देता हूं क्योंकि बच्चा इसमें फंसता है। और याद रखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का जो होता है द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है केजी, वेलोसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम। संवेग का ये मात्रक है। यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसको आप देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है जितना यानी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। पूरे क्वेश्चन को जरूर देखिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा, और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, देखिए, कंटिन्यू बनाइए, ज्ञानगर से जुड़े रहिए, दोस्तों तक शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच।